बैटरी डीजल में। तो ये सब कौन से सोर्स है? डीसी सोर्स है। अभी एसी की दुनिया नहीं आई, एसी की दुनिया ही अलग होती है, इंटायर फैमिली अलग है। मतलब अगर तुम 3 ओम और 4 ओम सीरीज में लगा देते हो तो कितना हो जाता हो? 7 ओम। अरे सीरीज का फॉर्मूला एसी में कभी 7 नहीं होगा, 5 होगा, 1 होगा, पर 7 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एसी के फॉर्मूले अलग होंगे, वो फेज की दुनिया है। इसलिए अभी तो एसी सोचे मत, पर मैं एक फॉर्मूला ये समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब तुम इंडक्टर पढ़ोगे तो वहां पर इसका नाम आएगा, जैसे इसका नाम है रेजिस्टेंस, इसका नाम है कैपेसिटेंस, तो यहाँ नाम आएगा इंडक्टेंस। इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एल से, इसका डिनोशन कैपिटल आर, इसका डिनोशन कैपिटल। तो इसके वोल्टेज का फॉर्मूला वहां पर आने वाला है -L/dt। वहां पे करंट के वेरिएशन से इंडक्टेंस आएगा, उससे वोल्टेज बनेगा। तो अभी अच्छा, जैसे तुमने पहली बार ये पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या किया? अब याद है ना? अब कुछ नया लगता है क्या वो? तो ये भी जब पहली बार पढ़ोगे तो उसके बाद याद रखना है फिर V = -L/dt। अब बोला कि कैपेसिटर है, इसके पास चार्ज Q0 है और इसको हमने जोड़ दिया पैरेलल में एक इंडक्टर के साथ, जोड़ दें। तो अभी कैपेसिटर के पास एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, 12ε0E² के फॉर्म में। और इसके अंदर एनर्जी अभी 12ε0 एनर्जी डेंसिटी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। और जैसे ही मैं यहाँ स्विच ऑन करूंगा, सर्किट क्लोज होगा, तो ये कैपेसिटर एक तरह से बैटरी हो गई ना, सेल हो गई ना, और एक एनोड प्लेट, एक कैथोड प्लेट। तो ये इसमें से क्या करेगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ना सर्किट में। इंडक्टर के लिए तो करंट की ग्रोथ होगी और कैपेसिटर के लिए तो चार्ज का डिस्चार्ज होगा, यानी इसकी डिस्चार्जिंग, इसकी ग्रोथ। नहीं, इसको चार्जिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ करंट। इंडक्टर में क्या हो रहा है? ग्रोथ ऑफ करंट। कैपेसिटर में क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अरे होगा, तो फिर अगली स्टेज क्या हो जाएगी? कैपेसिटर हो जाएगा नंगा होगा और सारी की सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर थी वो इंडक्टर में जाके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बना देगी इंडक्टर, वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम सुना होगा बचपन में तुमने, सोलेनॉइड नाम सुना है? तो इसका मैग्नेट कन्वर्टर। तो यहां पर एनर्जी आ गई और फिर जैसे सर्किट तो और है, तो फिर इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी है वो उस करंट को क्या कर देगा? डीके करना शुरू करेगा। अरे निकालेगा ना अपने अंदर से फिर, क्योंकि सर्किट तो क्लोज है। तो यानी यहां तक क्या शुरू होने वाला है? डीके ऑफ करंट। अरे ग्रोथ हुई थी यहाँ क्या होगा? और कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर अगली स्टेज क्या हो जाएगी? कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पर आपकी बात अपोजिट पोलैरिटी, इधर पॉजिटिव हो जाएगी और इधर, और हमारा इंडक्टर हो जाएगा नंगा होगा। फिर वापस क्या होगा? फिर उधर से डिस्चार्जिंग, इधर से ग्रोथ। तो चार्ज दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। अब ऐसे कॉलम को उस तरह से कैसे करेंगे जो अपन टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं, 2π √, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? एक चार्ज एक किधर है? अरे दिख रहा है क्या? तो ऐसे फॉर्मूला इससे नहीं हो पाते हैं, वो इससे। कैसे? ये दोनों क्या है? कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो इन ये सब तो मैंने डायग्राम एक्सट्रीम्स के बनाए, तो एक्सट्रीम्स के बीच में एट एनी इंस्टेंट टी का डायग्राम लेते हैं। तो एट एनी इंस्टेंट टी में कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास दी और कुछ एनर्जी, पर दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए ना, पैरेलल ना। तो इसका मतलब एट एनी इंस्टेंट टी Q/C of capacitor should be equal to -L/dt of inductor। अरे होना चाहिए। I क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, d2q बाय, तो यानी L d2q बाय dt स्क्वायर प्लस q बाय c इक्वल टू 0। और सेकंड ऑर्डर की टर्म का कोएफिशिएंट क्या करना है, तो d2q बाय dt स्क्वायर प्लस 1 बाय LC इंटू q इक्वल टू 0 बन गई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए चार्ज एसएचएम कर रहा है, ये एसएचएम की इक्वेशन होती है, चार्ज इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हियर। So what is the time period of the oscillation of the charge? तो जो भी पावर 1 के साथ लिखा है वही कौन है, ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का आंसर क्या आ गया, 1 बाय रूट एल। तो 2 पाई बाय टी का दोनों टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल। और समझ में कहानी, ऐसा अपन आगे करने वाले हैं, कई अच्छे कॉलम्स में इसका यूज करेंगे। अरे शॉर्ट में क्या हुआ, अभी सीरीज पैनल नहीं सीखा क्या, क्या बजाएगा, सीरीज पैनल हो गया, तो क्यों पूछ रहा है मेरे से, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, अरे नहीं टर्मिनल देखना है कि टर्मिनल जोड़ना है, इन दो टर्मिनल के क्रॉस इनका वोल्टेज आपस में क्या है, अरे टर्मिनल होना चाहिए बेटा, टर्मिनल। अच्छा ठीक है, अब बाद में बात करेंगे इसके बाद, अभी शेष हो गए तो फिर मैं चला जाऊंगा। सीरीज पैनल उसके बारे में सोचो, सीरीज पैनल के बारे में अब बात करेंगे अपनी जब आएगी उधर। सीरीज पैनल भी समझना है, गलत नहीं है। बस, तो अभी आपने कॉपी में हेडिंग क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम, अरे दिया है, सभी को नहीं समझ में एक बार कि दोनों एटेनिस्टम टर्मिनल से पैरेलल कहलाएंगे, नहीं ना, तो यहां तक लिखकर एग्जाम्पल में इस साइड में ये लिख भी दो, क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी आया नहीं है, पर बुक्स वगैरह में इसका न्यूमेरिकल, तो इसके साइड में लिख के उसको छोड़ दो। इसे कहा जाता है एलसी ऑसिलेशन। इस टॉपिक का नाम क्या है, एलसी, मतलब दुनिया भर की हर अच्छी बुक में इसका नाम मिलेगा, या गूगल बाबा करोगे तो क्या नाम मिलेगा, एलसी ऑसिलेशन। जो वायरिंग लगेगी ना निग्लिजिबल है, तो फिर आर लगाना पड़ेगा, एचडीआर सर्किट हो जाएगा। पर अब हमने आर नहीं बनाया तो क्या मान के चलते हैं इसको, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और जब तक रेजिस्टेंस नहीं है तब तक कोई हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं। जनरली तो होता ही है ना बेटा, 100% लॉस होता ही है। दुनिया में कभी प्योर एसएचएम बनता ही नहीं,
प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं कौन सा, डैम्पिंग ऑसिलेशन। इसीलिए आपको वो एडवांस के सिलेबस में अभी हटा दी गई है। कॉलेज में पढ़ेंगे डैम्पिंग के बहुत बड़े बड़े तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बना के पढ़ेंगे, क्योंकि वही एग्जिस्ट करता है। पर अभी आपका आईआईटी सिलेबस क्यों डैम्पिंग एडवांस में हटा दिए, पर डैम्पिंग का एक फॉर्मूला मेंस में है और आपकी बोर्ड्स में है। बोर्ड्स में बहुत अच्छे से दिया, वो पूरा फॉर्मूला है, जब आएगा तब पेज नंबर बता दूंगा। डैम्पिंग आखिरी में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सारे आइडियल कंडीशन, कोई भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर 100% डैम्पिंग होगी। एम्पलीट्यूड घटते जाएगा ना रेशियो के कारण, मतलब डैम्प होते रहेगा। पर जो पेंडुलम की बनी घड़ियां होती है उसका इंक्लोजन कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें कभी हवा ना घुसे, नहीं तो रेशंस आ जाएगा। तो घड़ियों का समय भी क्या हो जाएगा, गलत रीड करेगी। ध्यान रखो, सीरीज पैरेलल डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल्स। दिमाग में टर्मिनल थ्योरी बिठाओ, पर रजनी का थ्योरी पढ़ना टर्मिनल्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है हर चीज। विदाउट टर्मिनल यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज सीरीज व्हाट इज पैरेलल। हमें कैसे पता होगा कि कौन से पॉइंट टर्मिनल है? नहीं बेटा, यहाँ पर ये पक्का था ना, यहाँ से जब निकल रही क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ पर इसको। अरे जब ऐसा करके अगर ऐसी सोर्स लगा देते यहाँ पर इससे आम में, तो मैं कहता कि दोनों क्या मैं जुटा में सीरीज में, पर मेरे पास सोर्स नहीं था। हाँ ये चार्ज था तो ये एक सोर्स बन गया, तो इस सोर्स का वोल्टेज एटेंशन इसके साथ, अरे तो जो भी करेगा चार्ज, ये वाला चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन जाएगा, सोर्स कैपेसिटर बन गया। तो एटेंशन इसके वोल्टेज को इसके साथ बैलेंस होना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पर ये सब, छोड़ो ना, हटा ही देता हूं। फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, मैं मेरे हिसाब से उसको सीरीज पैरेलल करूंगा बाद में। चलो कोई दिक्कत, इसका चौथा पॉइंट बोलो, 80 ग्राम जल्दी से बोलो, 4 ऑप्शन में कैसा हो जाएगा। बोलो 80 ग्राम। अरे क्वेश्चन देखो जल्दी से, टाइम वाली कौन सी है कि साइनसोइडल है, वापस साइनसोइडल करना चाहिए, परिमाण से निगलेक्ट थोड़ी ना होगा, उसका नेचर है। तो इसका मतलब साइन जो ऊपर से शुरू होता था, क्योंकि जब साइन पॉजिटिव होगा तब ए नेगेटिव होगा ना, और जब साइन नेगेटिव होगा तब ए ऐसे जाएगा। ए का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा वो लिखा नहीं अपन ने यार, इसको फिर चौथा पॉइंट बनाओ, या फिर चलो ठीक है इसको चौथा बना दो, इसको 5वां। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब y मैक्सिमम होगा, तो यानी माइनस साइन से उसकी डायरेक्शन के लिए आया है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बनाता। मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव फेज डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, और ये नेगेटिव फेज। तो फिर इसका AY ग्राफ बोलो कैसा होगा, एक PY क्यूब इसका क्वेश्चन मिलेगा, ग्राफिकल AY ग्राफ बना रखा है और टाइम पीरियड पूछ रहा है, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ग्राफ से बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन।
तो पहले तो ये बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, अरे ए की पावर 1 y की पावर 1, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx, स्लोप इज नेगेटिव, तो ऐसी लाइन नेगेटिव थीटा रहेगा, ये थीटा दिया था बताया आपका। तो इसका जो tan थीटा होगा इसकी मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर कहलाएगी, y इक्वल टू mx, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू रूट tan थीटा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट या फिर 2 पाई रूट, तो थीटा के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड निकलवा देंगे ग्राफ में। अरे चल भाई छाप लो। हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स बनाना है, बस मास से मल्टीप्लाई कर दो एक्सप्रेशन को, मास इनटू एक्सप्रेशन, नहीं चल रहे, यानी एक्सप्रेशन यही रहेंगे। बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीस्टोरिंग फोर्स टाइम डिपेंडेंट, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। अच्छा ध्यान रखना, जब आप ऊपर आपके न्यूमेरिकल में एक बार लिख दोगे रीस्टोरिंग फोर्स, तो फिर बार बार माइनस साइन लगाने की जरूरत, और बुक्स में जब तुम सॉल्यूशन देखोगे दूसरे छपे हुए जो होते प्रिंटेड, वो ऊपर रीस्टोरिंग लिखते नहीं है, वो हर एक्सप्रेशन में माइनस साइन लगा के चलते हैं। पर अपन ये आदत डालेंगे शुरू से, पहले लिख दो रीस्टोरिंग है भाई साहब, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, अब माइनस साइन क्यों दिखाऊंगा? अरे जब मैं तो रीस्टोरिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? रीस्टोरिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, अरे वाई मैक्सिमम होगा। तो फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स का? टाइम डिपेंडेंट, ये कहलाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये कहलाएगा, और सेम ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा? एफ बाय, और सेम होगा, बस फर्क इतना होगा कि tan थीटा की वैल्यू अब की बार क्या होगी? अरे एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा विल बी अंडर रूट tan थीटा अपॉन एम, हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, अरे चल रहे लिख दो फटाफट। सामग्री सारी अच्छे से तैयार होंगी ना, तो चैप्टर स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, फिर हर पॉइंट अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब ऑलरेडी तैयार होगा हमारा इंग्रेडिएंट। नहीं पांचवा ही रीस्टोरिंग फोर्स जोड़ेंगे सही है। अरे चाहिए, हाँ
बस उधर वाले मोशन और इधर वाले मोशन चैप्टर में अंतर क्या है कि वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बन सकती थी, वहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बन सकता था, वहाँ यूनिफॉर्म फोर्स भी बन सकता था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, वेरिंग, वेलोसिटी भी कैसी होगी, वेरिंग, एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, वेरिंग, फोर्स भी कैसा होगा, वेरिंग। हर चीज y डिपेंडेंट बनी, हर चीज t डिपेंडेंट बनी। कभी यहां पर यूनिफॉर्म रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे तो फिर वो हो जाएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वो उसको यूनिफॉर्म नहीं चलाऊंगा, वो खुद से नहीं चल पाएगा। वो सब हमें कॉलेज में डिटेल में अच्छे, पर हमारी बोर्ड्स में उसका इक्वेशन नहीं चल रहा है। एडवांस की चिंता मत करो, एडवांस में बहुत सिलेबस हटा दिया जाता है जो फालतू, मतलब जिसको भी समझाना ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इक्वेशन डायरेक्ट दे दें, फिर बच्चा पूछ करेगा सर ये आई कहां से। आईआईटी एडवांस का बच्चा है, अगर फोर्स है तो उस फोर्स का क्या होगा, अगर फोर्स है तो उस फोर्स का क्या होगा, वर्क होगा, और उस फोर्स में वर्क डन भी होगा। इट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या एक पाथ डिपेंडेंट है, कुछ नहीं, ये तो बस इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। और जो पाथ डिपेंडेंट ना हो उससे उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, जिससे होने वाला वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, क्योंकि वो बनती कौन से फोर्स है, बस the negative of the work done against the conservative force is called potential energy। तो अगला हेडिंग लो, potential energy during SHM। potential energy during SHM। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है U is negative of the work done against conservative forces। ये कॉन्सेप्ट है वर्क और एनर्जी का, तो वो यहां पे लगा दें। लेट्स से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया है, सपोज ब्लॉक को यहां तक हम खींच के ले आए, कितना एक्सटेंशन दे दिया, x। तो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा kx। अरे बाबा कितना फोर्स बन जाएगा, तो यानी ये जो फोर्स बनता है ये बेरिंग फोर्स है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बदलेगी। तो फिर इस फोर्स का वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बाय बेरिंग फोर्स की मदद से निकालू। तो वर्क डन बाय बेरिंग फोर्स क्या बोलता है कि पहले एट एनी इंस्टेंट को डिस्प्लेसमेंट पे ले आके फोर्स बना लो और फिर उसके बाद एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देके वर्क डन निकालो। छोटू क्यों लेना पड़ता है, छोटू इतना छोटू है कि कम से कम उतनी देर तक तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला एक ही बस एफएस, ये अलग जगह दिखाता है। पर इस फॉर्मूले की महिमा ये है कि जो भी एस तुम यहां रखोगे उतनी देर तक एफ कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी एफ वहां रखोगे उतनी देर तक एफ क्या होना, कांस्टेंट। तो यहां तो एफ हर इंस्टेंट में क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला यूज ही नहीं हो पाएगा फिर।
तो इसलिए हमने एक छोटू सा एस ले लिया, लेट से डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, अब ये इतना छोटू है कि कम से कम उतनी देर तक तो ये एस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस छोटू की डायरेक्शन इधर है और इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180। तो इसका मतलब, और मैं भी इसको केस नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल फॉर्मेट बनाना चाहता हूं, तो मैंने इसका नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स एफ। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स एफ के अगेंस्ट जी एक छोटा सा वर्क डन करने के लिए कितना हो जाएगा स्मॉल वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा, और लगाया एफ एस कॉस थीटा। फिर कहा कि नहीं, हमें जीरो एक्सटिंक्शन से एक्स एक्सटिंक्शन तक पहुंचने का टोटल वर्क डन बताओ। तो इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें। अरे कर दें यार, अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट y लिखा ना अब तक, अरे कर दें, अरे कर दें, तो बोलो y डिस्प्लेस पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, उसकी बैक अब चूंकि डायरेक्शन बन चुकी है तो उसमें साइन नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर साइन आ चुका है, m ओमेगा स्क्वायर y अभी पढ़ा अपन ने इनटू dy cos 180 माइनस 0 से y तक का टोटल वर्क डन निकालना है। अरे होगा 0 से y तक का वर्क डन निकाला, y पावर 1 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये आया वर्क डन। और पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट न्यूमेरिकल में बार बार इसका यूज करें, कोई दिक्कत, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर टाइम डिपेंडेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे तो y को हटा के लिख दूंगा a sin ओमेगा t, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टाइम डिपेंडेंट न्यूमेरिकल में ऐसा यूज करेंगे। दोनों ही फॉर्मूलों को देखो तो u की मैक्सिमम वैल्यू कब दिख रही है, जब y मैक्सिमम होगा, जब y, तो भाई पेंडुलम की मैक्सिमम पोटेंशियल कब होती है, जब वो रुकता है एक्सट्रीम पे जाके, यानी y मैक्सिमम होता है, तो यानी u मैक्स होगा जब y इक्वल टू क्या होगा a। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अरे चल, तो ut ग्राफ कैसा हो जाएगा, ut ग्राफ होगा साइनसोइडल, पर साइन का क्या हो रहा है, यानी अब नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। साइन जब नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर होगी क्या हो जाएगा, वापस पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो पूरा का पूरा ग्राफ ही किधर होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड में साइनसोइडल। अरे समझ में आया, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन है, u मैक्स, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अरे एनर्जी है, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, मैथमेटिकली भी जा रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर भी हमने नेगेटिव एनर्जी पढ़ी है, तो नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या था, वर्क फॉर एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या था, सिस्टम में से क्या हो रहा है, लूज हुई है, नहीं समझ में आई, वो सिस्टम में से एनर्जी क्या होगी, तो उसका कोई डायरेक्शन के कारण नहीं आया था वो माइनस साइन, स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या डायरेक्शन, बोलो u y ग्राफ कैसा होगा, u की पावर 1 y की पावर 2, तो कैसा ग्राफ, पैराबोलिक। स्टार्ट कहां से होगा, जब y 0 होगा तो u भी क्या है, तो मीन पोजीशन में पोटेंशियल 0 होती ना, तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और फिर पैराबोला, कौन सा पैराबोला, जिसकी पावर, तुम लोगों को भूल गए, जिसकी पावर 1 होती है। रोटेशन में भी तो ग्राफ बनाया था ना आपने, यानी अभी भी तो ग्राफ बनाया था, गाना से शुरू हुआ था, रोटेशन तक चलते रहे ग्राफ, वो मेथड भूलना थोड़ी, जिसकी पावर 1 होती है, पैराबोला उस एक्सिस की ओर घूमने वाला होता है, तो पावर 1 u की है, तो u एक्सिस की ओर सिमेट्रिकली घूमेगा। अरे चल भाई,
ये होगी u max हाफ m ओमेगा स्क्वायर, जो कब होगी जब आइदर y प्लस ए होगा या माइनस ए, और जब y 0 होगा तो u मिनिमम 0। अरे जॉल भाई समझ में आया ग्राफ? कोई दिक्कत? छप मुझे याद दिलाओ शाम को कि एसएचएम की एक्सरसाइज 1 2 डालूं तो 1 और 2 दोनों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट हेडिंग के कॉलम मिलेंगे, वेलोसिटी हेडिंग के कॉलम मिलेंगे, तो उधर से शुरू कर देना। आज होमवर्क मॉडल में ढूंढने पड़ेंगे, क्या मॉडल में शायद है हेडिंग वाइज ही, तो उसमें से हेडिंग वाइज करना। और वर्मा जी के फर्स्ट 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो, सब वेलोसिटी एक्सीडेंट के क्वेश्चन एक साथ शुरू करना।
कि अपने कैसे